फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज इस डिबेट में हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के साथ इस रीजन में बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से। और बात हमने क्या करनी है वो ये है कि बाकी दुनिया के ममालिक या हमारे पड़ोस के ममालिक जिसमें हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये लोग आगे की तरफ इन्होंने प्रोग्रेस किया, ये आगे की तरफ गए। इनके पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं, इनके लोगों में एजुकेशन की बात करते हैं, वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल एजुकेशन हो, इनके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इनके पास रिजर्वायर्स हैं, वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो बहुत फ़र्क है। हम एक बहुत बैकफुट पे रह रहे हैं और ये लोग काफ़ी आगे गए। हालाँकि एक टाइम था कि पाकिस्तान इन कंट्रीज़ से आगे था इस रीजन में, साउथ एशिया में। लेकिन क्या ऐसा हुआ? कौन-सी ऐसी गलतियाँ की गई? कौन-सी ऐसी पॉलिसीज़ थी कि बजाय उस वो हमें आगे की तरफ लेके जाती, वो हमें पीछे की तरफ धकेल के ले गई? और इन कंट्रीज़ ने कौन-सी अपनी डायरेक्शन में ऐसी चीज़ें की, ऐसी तब्दीलियाँ की, ऐसी पॉलिसीज़ को इंजेक्ट किया, ऐसी प्लानिंग की, जिसकी वजह से आज ये बेहतर से बेहतर की तरफ गामज़न है। दुनिया इनके ऊपर ट्रस्ट भी करती है, साथ में इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी बहुत आ रही है और हम 1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ की लिटरली मिन्नतें करते हैं, चाइना की, सऊदी अरेबिया की, यूएई की। वजूहात क्या है? इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन में मुझे जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर बशारत हुसैन साहब, मुझे जॉइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। जी, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि आप समझते हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया और उसके साथ के जो ममालिक थे, साउथ एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका और लंदन और इन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, वो लोग आगे निकल गए? देखिए जी, बात ये है पॉलिसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी पॉलिसी होगी ऐसी जिससे कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, तो उसका फिर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपने जैसे मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि 9 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स प्लान किए अलोंग द रूट ऑफ सीपेक, जो कि जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसके अलोंग 9 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स बनने थे। अब ये है कि उसमें से 3 के ऊपर इन्होंने काफ़ी काम भी किया है, लेकिन जब तक वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं बनाएँगे, जब तक आप वहाँ पर एनर्जी जो है उनको नहीं देंगे, उनको लो कॉस्ट पर गैस चाहिए, उनको लो कॉस्ट पर बिजली चाहिए, उनको दूसरा फ्यूल चाहिए, अगर डीज़ल की रिक्वायरमेंट है, दूसरे फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें जब तक आप उनको नहीं देंगे और उनको जो ये सीपेक को आप कंप्लीट जब तक नहीं करेंगे कि वहाँ पर अगर चाइनीज़ इंडस्ट्री आती है, दूसरे मुल्कों के लोग आते हैं, तो उनको आपकी जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है आपकी, वहाँ तक एक्सेस और फिर वहाँ से आगे जो जिस तरीके से भी उन्होंने अपना माल बाकी मिडल ईस्ट में और या सेंट्रल एशिया में या यूरोप वगैरह का पहुँचाना है, जब तक वो सारी फैसिलिटीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उनके लिए तैयार आप नहीं करेंगे, तो आप किस तरह समझते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आएगी? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात अच्छा, ये है इन कि लोगों एनर्जी ने क्या आपको ऐसा किया कि हम वो नहीं कर पाए? ये एक असल इश्यू है। चलें, अगर सिपेक के ऊपर हम बात करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, आपका बड़ा होल्ड है उसके ऊपर। लेकिन सर बाकी, क्योंकि इस रीजन में कम से कम ये 2 ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने हमें मतलब बहुत पीछे छोड़ के वो आगे निकल गए। इन्होंने ऐसा क्या किया? अपनी एजुकेशन पे असर काम किया, टेक्निकली लोगों को ट्रेंड किया, जो हम नहीं कर सके, या क्या ऐसा मेन रीज़न था जिसकी वजह से हम पीछे और ये लोग आगे? देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के 2 बिल्कुल अलग-अलग सिनेरियोज़ हैं। बांग्लादेश की तरक्की के कुछ और जो है वजूहात हैं, इंडिया की तरक्की के कुछ और वजूहात हैं। जी, जब पार्टीशन हुआ है, जब अंग्रेज़ यहाँ से गया 1947 में, तो पाकिस्तान के हिस्से में बहुत कम इंडस्ट्री आई थी। जी, यहाँ पर जबकि सारा जो इंडस्ट्रियल बेस थी वो जो इंडिया है आजकल उसके पास जो लैंड है, वो उस तरफ थी। इस जी। तरफ बहुत कम आई थी। ये तो बाद में जो वहाँ से ख़ानदान आए थे जिनका तजुर्बा था इंडस्ट्री में, उन्होंने फिर इंडस्ट्री लगाई पाकिस्तान में और वो डेवलप होती गई। जो और फिर बहुत अच्छी कुछ पॉलिसीज़ थी उस ज़माने में और लोग भी सिंसियर थे और ये दौर नहीं आया था जो जनरल ज़िया के आने के बाद जो दौर आया ना, जिसमें कि उन्होंने ये शरीफ ख़ानदान को वो आगे लेकर आए। इनके आने के बाद ये हुआ कि आपने सुना होगा, मुझे कहने की रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, एसआरओज़ का ज़माना आया।
कि जी, अपने जो है दोस्तों को, यारों को, जो इंडस्ट्रिस्ट थे, उनको नवाजने के लिए तरह-तरह के एसआरओ जो है जारी किए गए, उनको फायदे पहुंचाए गए। फिर जब आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ही उठाकर इक़्तिदार दे देंगे, तो वो तो ऐसा है जैसे एक बड़ी पुरानी मिसाल है जो है उर्दू की, जिसमें वो कहते हैं कि बिल्ली को जो है वो गोश्त की रखवाली पर आप बिठा दें। जी, तो आप जब वो इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में ही दे देंगे इक़्तिदार, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी बनाएगा, अपनी हुँ, मर्ज़ी का सब कुछ करेगा। मैं मिसाल आपको एक और देता हूँ कि हमारा जो बिज़नेसमैन है, उसमें और इंडिया के बिज़नेसमैन में फ़र्क क्या है? जी, देखें, ये जब एक गाड़ी आई, मैं नाम नहीं लूँगा उसकी, नई इंट्रोड्यूस की थी एक जापानी कंपनी ने, तो पाकिस्तान में वो गाड़ी बिक रही थी उस वक़्त 22 लाख की, जब इंट्रोड्यूस हुई है। ये अभी कोई 3 साल पहले की बात है। जी, जी। वही गाड़ी इंडिया में 5 लाख रुपए की बिक रही थी। ठीक है, इंडिया का जो है वो सिक्का जो है हमसे अब डबल हो गया है, सर वो लेकिन 11 लाख में वहाँ मतलब बिक जानी चाहिए थी, लेकिन वो 5 लाख में बिक रही थी 5 पाकिस्तान लाख के में बिक रही मुकाबले थी में। ना, तो हमारे हिसाब से वो 10 लाख में हमें मिलनी चाहिए थी। तो जी, जी, बजाय 10 लाख के हमें वो, उस वक़्त तो हालाँकि डबल भी नहीं था, जी, जब मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा जो बिज़नेसमैन है ना जी, ये क्वालिटी भी अच्छी नहीं देता और चाहता है कि मैं रातों-रात अमीर हो जाऊँ। एक तो बिल्कुल, ये वजह है। राइट। दूसरी वजह है हुकूमत की खराबी, कि उसने देखें बांग्लादेश में फिर उन्होंने अपनी जो है खवातीन को बहुत ज़्यादा तालीम दी और वोकेशनल ट्रेनिंग उनको बहुत ज़्यादा दी गई। जो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हैं, खालिदा ज़िया सॉरी ये जो है शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना, ये बाकायदा 18-18 घंटे मीटिंग्स करती हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ और उनसे उनके मसाइल पूछती हैं और उनको एट द स्पॉट हल करवाती हैं और करती हैं। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़ाती तौर पर इंटरेस्ट लेकर इंडस्ट्री को वो ऊपर लेकर गए। अच्छा, उसके बाद ये कि उन्होंने वहाँ पर टैक्सेस इस तरह लगाए हैं, टैक्स रिजीम ऐसी बनाई है कि जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो और यही नहीं कि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो, आम आवाम को भी फ़ायदा हो। देखें, पाकिस्तान में मैं अर्ज़ करूँ आपको कि पिछले साल में बांग्लादेश और इंडिया ने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े हैं, पाकिस्तान ने वो सब कॉन्ट्रैक्ट ले लिए, किसमें? टेक्सटाइल में। जी, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा उसने काम लिया है पिछले साल में और बहुत ज़्यादा काम जी, किया है। लेकिन उस काम का इन्होंने अरबों रुपया कमाया है, अरबों डॉलर्स कमाए हैं, लेकिन वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका नहीं आया आम आवाम तक। जो जी, उनके अपने वर्कर्स हैं, उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई गई। तो हुकूमत को उनको बुलाकर, बाकायदा एक इजलास बुलाकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भई अपने जो है वर्कर्स, इनकी तनख्वाहें तो बढ़ाओ। अच्छा, वर्कर्स की तनख्वाहें तो एक चीज़ होगी, जी, इतनी इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हुई टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसके लिए उनको बिजली सस्ती दी गई, गैस सस्ती दी गई, ठीक है जी, और बाकी बहुत सारी सब्सिडीज दी गई। हुँ, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपने अपने मुल्क का रुपया इतना डिवैल्यू किया कि जैसे इसहाक डार गया है, उस दिन 106 रुपए का डॉलर था, बिल्कुल, 106 रुपए में एक डॉलर था, इसहाक बिल्कुल। डार जिस दिन गया है। उसके बाद मिफ्ता इस्माइल, इसने भी वही काम किया, इसने भी गिराया और फिर ये साहब आए तो इन्होंने तो 175 180 तक पहुंचा दिया। तो ये जो 80% डी वैल्यू हुआ रुपया, 75 से 80% डी वैल्यू हुआ, ये भी इन एक्सपोर्टर्स को जैसे कि टेक्सटाइल वाले हैं और दूसरे, इनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया और जो अच्छा, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने तो अरबों डॉलर और रुपया कमा लिया, जी। लेकिन आम आदमी को कुछ ना मिला। आम आदमी को तो स वही चीज जो बाहर से इंपोर्ट होती है, वो पहले अगर 1,000 रुपए की थी तो वो एक जी, 1,800 रुपए की हो गई, ठीक है जी, और उसके अलावा इन्फ्लेशन और बाकी एग्ज़ैक्टली। चीजें मिला के वो 1800 की सर जगह वो 3,000 की हो गई। सर ये वाली बात आपकी कि इमरान खान साहब ने लोगों को बुलाया और वो मतलब उनको रिक्वेस्टें कर रहे हैं। सर इमरान खान साहब खुद क्या कर रहे हैं? बिजली अभी गुज़िश्ता दिन अनाउंस किया गया कि ₹6 10 पैसे पर यूनिट। सर ये क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों ने उनको कहा हुआ है या किसी और ने उनको कहा हुआ है कि आप ये कर दें? ये पेट्रोल आईएमएफ है। जो 62 था सर यही बात है ना मतलब 62 था अब 162 है। सर तो ये वाली नालायकी तो फिर इमरान खान की हुई ना कि किसी और की। और मैं एक और बात सर करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मियां नवाज शरीफ ने बड़ी बड़ी ज्यादती की इस मुल्क के साथ, हम मान लेते हैं इमरान खान साहब की ये बात, आसिफ अली जरदारी साहब ने की या मुशर्रफ ने की या उससे पहले जनरल जिया और बाकी लोगों ने की, लेकिन सर अभी ये क्या कर रहे हैं? क्या ये कोई डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप मतलब मुझसे बेहतर समझते हैं चीजों को। जिस नहज पे इसने मुल्क को पहुंचाया, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या हम किसी
मुझे तो नहीं लगता, मैं ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि हमने डायरेक्शन लूज़ की हुई है, हम पता नहीं हम अंधेरे में भटके हुए हैं और हमें कोई नहीं पता कि हम कहाँ पे जाके एक जिसे कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल है। देखिए जी, आप बजाय इसके कि मैं अपनी कोई राय दूं, मैं ये बताता हूं कि पिछले दिनों जी, में काफी सारे सर्वेज हुए हैं और आजकल रोजाना तकरीबन एक ना एक सर्वे आ रहा है। एग्ज़ैक्टली, गैलप का जो सर्वे आया है ये काफी जो है ना मुस्तनद समझा जाता है। एग्ज़ैक्टली, उसके मुताबिक लोगों ने कहा है कि 76% की ये राय है कि हालात ठीक नहीं जा रहे, सही सिमत में नहीं जा रहे, लोग इंतहाई परेशान हैं। मैं ज़ाती तौर पे आपको ये बताऊँ कि जो गरीब है, जो पहले जो है रोटी कम से कम खा लेता था, मुशर्रफ साहब जिस दिन गए हैं छोड़कर इस मुल्क को, ₹2 की का नान मिलता था, ठीक है जी? ₹10 में 2 रोटियाँ और 1 सब्ज़ी की प्लेट मिलती थी। जिस दिन मुशर्रफ साहब गए, बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 12 साल पहले। वही जो है 2 रोटियाँ और सब्ज़ी अब ₹150 की मिलती है। आप अंदाज़ा करें, 1500% इन्होंने बढ़ा दी है कीमत। जो है नान की और खाने की। और आम नान जो है अभी वो 15 से मिलता है, किसी जगह 20 का मिलता है। इस तरीके से इन्होंने कीमतें बढ़ाई, गरीब को तो खत्म कर दिया। गरीब तो जी, अब सिर्फ खैरात ज़कात पर आ गया, एहसास प्रोग्राम पर आ गया और लंगर खानों पर आ गया, ठीक है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अब जो मिडिल क्लास थी, मिडिल क्लास हमारी इंतहाई पढ़ी लिखी अच्छे लोग जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाया उन्होंने अपनी जमीनें बेचकर, औरतों ने अपने जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आ, वो पढ़ लिख कर इस वक्त आप हैरान हो जाएंगे, इस मुल्क में तकरीबन 50 से लेके 70% तक इंजीनियर्स बेकार हैं। 1 लाख इंजीनियर बेकार है, 25,000 हर साल और निकल रहा है। हर तरफ यूनिवर्सिटीज बना दी है बगैर सोचे समझे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हर गली में खोल दी है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि हर साल 25,000 इंजीनियर निकलता है, उसमें से किसी को भी जॉब नहीं मिलती, सारे के सारे बेरोजगार हैं। जी, उसकी वजह से जैसे कि ये सिंध के वजीर आला ने भी कहा है और बाकी लोग भी कहते हैं, मुल्क में जराइम बढ़ रहे हैं। यही लोग जब आप इनको रोजगार नहीं देंगे, तो इन्होंने जराइम में आना है। इनको जी, तखरीबकार भी ये बन सकते हैं, ये जो है ना बिल्कुल, डाकू भी बन सकते हैं, ये और जराइम भी कर सकते हैं। और आपकी जिम्मेदारी ये है हुकूमत में होते हुए कि इनके लिए रोजगार पैदा करें। आपने क्या कहा था कि मैं 50 लाख घर दूंगा और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय इस वक्त उससे ज्यादा, डबल से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एग्ज़ैक्टली, और इस बेरोजगारी में जो बेरोजगार है, और फिर आपने महंगाई जो है वो 400%, कम से कम 400% बढ़ाई है पिछले साढ़े बिल्कुल, 3 साल में। बिल्कुल, मुझे ये बताएं कि वो लोग जिंदा कैसे रहें, वो लोग अपना गुजारा कैसे करें, जो पढ़ लिख कर बेचारे डिग्रियां लेकर हाथों में फिर रहे हैं और कोई किसी किस्म की उनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी किस्म की जॉब नहीं है। उन्होंने क्या करना है, फिर वो जुराइम की तरफ आएंगे। अच्छा, अब गैलप का सर्वे आ गया। अभी आप जी, ये देखेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पहले जो है केपीके में होने मार्च में, बड़ी जी, जो है कोशिश की गई कि वो डिले हो जाए, वो होंगे। उसके बाद जो है पंजाब में होने मई में। हुँ, इसमें सूरत हाल आपके सामने वाजे हो जाएगी। और उससे पहले तो ये सुन रहे हैं कि शायद ये जो है जो उसकी तहरीक जो है अदम हैदराबाद एतमाद, की, वो आ जाए तो उसमें जो फैसला होता है। बात यह है कि इनकी ये बड़ी गलतफहमी है कि अगर ये समझ रहे हैं कि लोगों को ये दिलासा दे देंगे कि सारी दुनिया में महंगाई हुई है, उसका असर पाकिस्तान पे आया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर सर अभी पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चरल कल कंट्री है। कल ही शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि 139 कंट्रीज में पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। सर क्या लगता है शौकत तरीन साहब को, क्या ये बिल्कुल ही मतलब भेड़ बकरियां तो खैर वो समझते हैं, पाकिस्तानियों को कोई वो इंसान तो समझता नहीं है, वो कोई भी हो, वो ये वजीर आजम साहब हो या इनके इर्द गिर्द या इनको लाने वाले हों, वो तो नहीं समझते। बट द थिंग इज शौकत तरीन साहब को लगता है कि यार ऐसे डफर्स बैठे हुए कि उनको नहीं पता कि यार 139 कंट्रीज में से पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। जो लेटेस्ट मतलब वो पड़ी हुई है कि जिसमें टॉप पे कौन है, ब्राजील है, सेकंड पे टर्की और थर्ड पे पाकिस्तान मौजूद है, उसके बावजूद वो लोगों को ये बता रहे कि नहीं जी आप तो बड़े मतलब मजेदार किस्म के मुल्क में रह रहे हैं, यार आप खामखा की चीखो पुकार कर रहे, रोना धोना शुरू किया हुआ आपने। देखिए जी, इनको अब इलेक्शन में आने दें, जो भी इलेक्शन होता है, चाहे बल्दियाती होता है या कोई भी जी, होता है, जहां पर अवाम ने इनको जो है ना सेलेक्ट करना है दोबारा, वहां पर आप नतीजा देख लेंगे कि वो कितने खुश हैं इनके साथ और वो हम्म, इनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। जी, बात यह है कि मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि इनमें इतनी समझ भी नहीं है कि ये समझ सकें कि भाई ये जो महंगाई है,
ये दुनिया में महंगाई होने की वजह से नहीं हो रही, बल्कि नाअहली की वजह से हो रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं बात कर रहा था कि एग्ज़ैक्टली, जो आटा है, गंदम है, मुल्क में पैदा होती है ना, ये क्यों बिल्कुल। महँगी हो गई? ठीक है, चीनी दूध यहाँ पे पाकिस्तान छठा बड़ा मुल्क है जो दूध पैदा करता है। दूध की कीमत इनके आने के बाद डबल क्यों हो गई? जी, इसी तरह खाने-पीने की जो दूसरी चीज़ें हैं, दालें हैं, सब्जियाँ हैं, सब्जियाँ आप देख लें ना, जी, सब्जियाँ पाकिस्तान में जो है दूसरे मुल्कों से 4 गुना महँगी है। आप यस, गरीब को क्या कहते हैं कि वो पानी से रोटी भी ना खाए, तो किस तरीके से वो गुज़ारा करेगा? उसको बिल्कुल आप ज़कात खैरात पे लाकर जो है रख दिया है आपने, और दूसरा मिडल क्लास को आपने तबाह कर दिया, जो कि जी, क्वालिफ़ाइड लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं। जिस कौम की मिडिल क्लास को आप तबाह कर दें, उस कौम का कोई हुँ, फ्यूचर नहीं होता। वो कौम हुँ, ज़िंदा नहीं रह सकती, सीधी-सी बात है, वो कौम ज़िंदा नहीं रह सकती। क्या इस कौम को आपने इन लोगों के ज़रिए चलाना है, जो डाकू, चोर, डाकू हुँ, और हर तरह की लूटने वाले और मराहत लेने वाले लोगों से? यानी कि इस वक़्त जो ये समझते हैं कि हम सरकारी मुलाज़मीन, आपको पता है सरकारी मुलाज़मीन टोटल कितने हैं? जी, 10 से 15 लाख जो है वो बिल्कुल, सारे मिलाकर होंगे, और अगर आप इसमें सूबों के भी डाल लें तो 20 लाख। 20 से 25 लाख लोग हैं जिनकी तनख्वाहें बढ़ाकर ये सोचता है और ये समझता है और ये ऐलान करता है कि मैंने सबका जो हुँ, है वो दर्द दुख दर्द दूर कर दिया। बिल्कुल। 23 करोड़ में से 25 लाख की आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं और 50 लाख की आप पेंशनें बढ़ाते हैं, ठीक है जी। हुँ। अब 1 करोड़ कह लें, 1 करोड़ को जो है आप मुराद सर देते हैं कि पेंशन की इसमें तरफ तो शामिल है। वो होते नहीं है, पेंशन की तो सर खैर बात ही नहीं करते, वो तो कह रहे लगे हुए हैं कि यार वो खत्म करना है, जो बेचारे बुढ़ापे में अपने ही मतलब जिसे कहते हैं कि गुजर बसर कुछ लोगों का चल रहा है, और पेंशन होती कितनी है, मतलब 10,000 15,000 20,000 रुपए पेंशन होती है, और उसके पीछे भी ये पड़े हैं। सर बढ़ाना तो है नहीं, पिछले 3 सालों में एक दफा इन्होंने बढ़ाई है 10%। अगर 3 सालों पर डिवाइड कर दे तो पर एनम वो 3% बनती है, क्या बनता है उससे, मतलब होता क्या है, जो महंगाई और जो बुरा हाल है उसमें मतलब 3% या 2% से नहीं, गुजारा ये भी होता है? वो लोग हैं ना, ये भी वो लोग हैं जो नौकरियां करते रहे हैं, उनको पेंशन मिल रही है। ये कितने हैं, मैं तो ये गिनवा रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली ये सही कह चंद रहे हैं आप, लाख हैं। सही कह बाकी रहे जो हैं। 23 करोड़ हैं उनकी ना तनख्वाह है ना उनकी पेंशन है, ठीक जी, है ना जी। ना वो सरकारी जी, तनख्वाह लेते हैं, ना वो किसी बिजनेसमैन से तनख्वाह लेते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो जो है उनके लिए ये क्या करता है, असल तो उन पे हुँ, अफेक्ट हुँ, हो रहा है ना। आप चले जाएं किसी भी सुपरमार्केट में, वहां लड़के लड़कियां खड़े होते हैं, इन बेचारों को बिल्कुल। 6-6 हज़ार रुपए देते हैं सारा दिन खड़ा रहने के वहां पे, एग्ज़ैक्टली ठीक है जी। 12 घंटे सबसे जॉब गरीब लेते हैं ये सर तबका उनसे। है हमारे शहरों का। और जो है अब जो देहात है आपको पता है वहां पर उनसे काम लिया जाता है, फ्री काम लिया जाता है, पूरी पूरी फैमिलीज काम करती हैं। उनको सिर्फ इतने दाने दिए जाते हैं कि वो जिंदा रह सके, और उनको मकान रहने के लिए एक कच्चा वो दे दिया जाता है। उनकी औरतें भी घरों में काम करती हैं, चौधरियों के और जो है ना इनके वडेरों के, और बेशक, उनके बेशक। मर्द भी काम करते हैं उनके खेतों में, और उनको सिर्फ जिंदा रहने के लिए दे दिया जाता है। यही हाल शहरों में है कि वो आ चुका है, लेकिन हुँ, शहरों में कोई दाने देने वाला भी नहीं है। वो क्या जी, करेंगे शहर के जो लोग हैं? असल नुकसान जो शहरी हैं, जो कि इस वक्त मेजॉरिटी है, जो पढ़े लिखे हुँ, लोग हैं, जो गरीब लोग शहरों में रहते हैं, मजदूर तबका है, जो ये बिल्कुल नीचे के लेवल का तबका है, जिसके पास ना सरकार पैसे देकर, जेब से रिश्वत देकर सरकारी नौकरी भी नहीं वो ले सकता, हुँ, ना हुँ। उसके पास सिफारिश है कि वो सरकारी नौकरी ले, जी, बिल्कुल। ना उसको, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी नहीं है कि ना उसको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल राइट। सकती है। वो आपका 22.5 करोड़ है, उसके लिए आपके पास ना कोई पॉलिसी है। और जब आप ये महंगाई करते हैं तो सबसे ज्यादा वो अफेक्ट होता है, उसकी तो इनकम ही कोई नहीं है बेचारे की। आप ये सर 20-25 लाख की तनख्वाहें और पेंशनें बढ़ाकर आप समझते हैं कि जी मैंने पूरे पाकिस्तान का जो है दर्द दूर कर दिया, इस तरह तो नहीं होता ना। आपको इतनी जब समझ भी नहीं है तो फिर मैं तो क्या एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सर। सर आखिर में एक मतलब आजकल जिस तरीके से अभी स्विस लीक आई है, उसमें जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान साहब का नाम जो है, जो हुमायूं अख्तर साहब के और दूसरे जो अख्तर साहब हैं उनके फादर थे, और उस वक़्त गालिबन आईएसआई चीफ भी थे। उनका स्विस अकाउंट निकला और गालिबन 1 करोड़ और पता नहीं 37 लाख डॉलर्स जिस वक़्त अफ़गान जिहाद के नाम पे लिए जा रहे थे। सर ये भी तो एक मसला है। बेशक इमरान खान साहब कोई कहानी हमें सुनाए, कोई और हमें कोई कहानी सुनाए, लेकिन क्या ये एक रीजन नहीं है कि भाई हर किसी ने, इस तरह के लोगों ने जिनके हाथ में इख्तियार है, अपने अकाउंट्स खोले हुए, किसी ने स्विट्जरलैंड में, किसी ने यूके में, किसी ने यूएई में, किसी ने अमेरिका में, वो कहते हैं यार हम सिक्योर हो, बाकी 22 करोड़ है या 23 करोड़ है यार, बस अपना काम करें, हम इनके जिम्मेदार तोड़ी, हम अपने जिम्मेदार है ना, ये अपना अपने लिए भी कोई मतलब आत्मा उमारे, इस तरह का कोई चीज करें। क्या कहेंगे इस चीज के ऊपर सर? देखिए जी, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि अभी तो ये इल्ज़ाम लगाया गया है ना किसी इदारे की तरफ से। जी, इनको चाहिए कि इसकी पूरी तफ़सीलात मँगाएँ,
और देखें कि ये सही इल्ज़ाम है या ये उनकी किरदारकुशी की जा रही है। उनको तो पाकिस्तान में मुजाहिद-ए-आज़म और पता नहीं क्या-क्या कहा जाता है। तो इनको पूरी तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं, मेरा ख़्याल है ये तो एक तो इनका पीटीआई में भी है। जी, जी, बिल्कुल है। तो ये तो यहाँ मौजूद है सब लोग, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद अगर इल्ज़ाम गलत है, तो उनके ऊपर केस करना चाहिए जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। सर और अगर इल्ज़ाम इल्ज़ाम तो सही है तो फिर देखना चाहिए कि इसमें स ये क्या वजूहात थी, किस तरह ये पैसा बाहर गया, कैसे गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग भी इस तरह होती है, लेकिन ये है कि अभी तो ये सिर्फ़ इल्ज़ाम है। इसको इनको सर साबित करना चाहिए ना। सर ये तो बाकायदा डेटा निकला है स्विट्जरलैंड की बैंक का, इल्जाम नहीं है ये, मतलब प्रूफ हो चुका है ये, क्योंकि वो डेटा निकला है। जिस तरह मेरे और आपका अकाउंट का निकला है और वो कहें कि फखर यूसुफजई के अकाउंट में इतने हैं और डॉक्टर जो बशारत साहब है उनके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए, तो ये इल्जाम तो ना हुआ, ये तो प्रूफ है। लेकिन सर अब एक छोटी सी चीज खत्म कर रहे हैं, टाइम खत्म है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अख्तर अब्दुर्रहमान ने जिन्होंने 85 में, 84 में, 86 में और 87 गालिबन 88 में तो उनकी डेथ हो गई थी, 3 या 4 अकाउंट्स उन्होंने खोले और जिसमें ये पैसा आता रहा। सर रिसेंटली ही 1 साल पहले डॉक्टर आसिम डॉक्टर आसिम कह रहा हूं, जनरल आसिम बाजवा साहब जो थे सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन और इमरान खान के एडवाइजर, सर उनके ऊपर एलिगेशन लगा तो उनका तो नाम ही किसी ने नहीं लिया, किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई ये आखिर ये जनरल साहब भी तो इस पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग इनके शोल्डर पे लगा हुआ था पहले और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये रहते हैं और इसी के ऊपर इन्होंने ओथ लिया हुआ था जिस वक्त ये जनरल बने हैं। जी, देखें जी, बात वहीं पर आ जाती है कि इल्ज़ाम तो लगते हैं। उसके बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन करना किसका काम होता है? इसमें जी, फ़ौज के भी इदारे हैं। जी, फ़ौज जो है वो खुद भी इन्वेस्टिगेट करती है अगर किसी फ़ौजी पर इल्ज़ाम लगाया जाए। जी, जी, और जो है इसके अलावा हमारी अदालतें मौजूद हैं और बहुत सारे जी। फ़ौजियों को आपको याद होगा, वो एक एडमिरल साहब थे जिन्होंने किसी डील में काफ़ी कमाया था, वो अमेरिका चले गए थे। फसी उनको मुशर्रफ बुखारी साहब साहब सर। हाँ जी, उनको मुशर्रफ साहब के ज़माने में बाकायदा बुलाया गया था और वापस बुलाकर और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। फिर उन्होंने प्ली बार्गेनिंग की थी और काफ़ी सारा पैसा वापस किया था। तो सर अगर उनको कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला था वहां पे, तो वो जेल में थे और गालिबन वो स्विट्जरलैंड में थे या किसी और कंट्री में थे या यूके में थे। उन्होंने कहा कि मेरा केस जो है वो पाकिस्तान में चलाया जाए और जब वो पाकिस्तान नूरखान एयरबेस पे उतरे तो उनके लिए बाकायदा गार्ड्स खड़े थे और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उनको यहाँ से रिसीव करके और ई एड जो है नेवल कॉम्प्लेक्स ले जाएगा बड़ी एहतराम के साथ और इज्जत के साथ। और उसके बाद कहा गया कि कोई नहीं है, उसके बाद उनको क्लीन चिट दी गई और आज वो बड़ी लश किस्म की अय्याशियों वाली लाइफ गुजार रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा-सा ये भी कहूँगा ना कि जी ये मुशर्रफ साहब का ही कमाल था, जिन्होंने एक फ़ौजी को जो कि जनरल के ओहदे का था बुलाया और बात, क्योंकि देखें होता क्या है, जैसे इंडिया में बोफर्स का केस हुआ था। जी, ये जो बाहर के इदारे हैं ना जो कि असलहा बेचते हैं, कंपनीज़ हैं, ये किकबैक्स देते हैं। जी, तमाम जो भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसमें ज़ाहिर है कि फ़ौज के लोग भी होते हैं और उसमें कुछ सिविलियंस भी होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं। तो जी, ये बोफर्स का केस हुआ था, लेकिन ये है कि इंडिया की भी हिम्मत नहीं हुई, हालांकि वो तो इतना बड़ा मुल्क है, अपने आप को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, कि वो किसी जी, फौजी को सजा देते उसके ऊपर। लेकिन जी, मैं कहता हूं कि मुशर्रफ साहब का ये बहुत बड़ा कमाल था कि उन्होंने उसको पकड़वा के बुलवाया बाहर से और बुलवा कर यहाँ पर केस चलवाया और सजा दी और वो जो है ना पैसे वापस लिए। चाहे पूरे पैसे ना आए हो, लेकिन कम से कम एक ऐसा केस आपके सामने है। सर इसी तरीके से सॉरी, आपसे डिसएग्री करूंगा इस पे सर। ना तो मुशर्रफ ने सर उनको बुलाया था, उन्होंने खुद एप्लीकेशन दी थी, अपनी मर्जी से वो आए थे और इसलिए आए थे कि उनको पता था कि यहाँ पे कोई मुझे हाथ नहीं डाल सकता। कोई ये हमारे लिए कोई मतलब दैट इज नॉट अ वेरी नहीं, वो ऐसा हुआ गुड था कि एग्जाम्पल कि यहाँ पे हम ये कहें। वो सर तो मैं बुलाने को और जलील करने को तो बाकी पॉलिटिकल लोग हैं ना, उनको नहीं, जलील करना, वो उनको मैं आपको जेलों में बताऊँ, डालना। वो असल में हमारी हुआ हिस्ट्री ये में था कि 47 से लेकर 2022 तक सर कोई एक सिंगल एग्जांपल ऐसी नहीं है जिसमें किसी को ऐसी सजा हुई हो। हाँ वो ये ना ब्रिगेडियर नहीं, वो रिजवान तो साहब और एक और को हुई है, लेकिन वो भी उनका अपना जो फौजियों का कोई इंटरनल कोई मसला था कि उन्होंने कोई पता नहीं राज दिए थे कोई या कुछ जो भी किया था, उनका अपना एक सिस्टम है, उसके तहत उनको सजाएं मिलती है। लेकिन करप्शन के ऊपर सर किसी को नहीं मिली। वहाँ पे असल में वो तो बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। यहाँ से कहा गया था तब वो गिरफ्तार हुए थे। और लेकिन उन्होंने, ये बात आपकी सही है, उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार तुमने किया है लेकिन मुकदमा मेरे पे पाकिस्तान में चलाओ।
तो वो उनको कैदियों के लिबास पहनाकर लाए जहाज में, और यहाँ उतरते ही उनको फिर जो जिस तरह आपने कहा है बात सही है, लेकिन एग्जैक्टली। उनको जो गिरफ्तार किया गया था वो तो अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया था मुशर्रफ साहब के कहने पर, और लाया गया था यहाँ पर। तो लेकिन ठीक। मैं ये बात करता हूँ कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये ठीक ठाक किस्म की किकबैक्स देते हैं, जो डिफेंस डील्स है ना इनमें, और हर मुल्क के जो है वो फौजियों को मिलते हैं। और इसमें अब हमारे जो ये इन्होंने नैब बनाया हुआ है, इन्होंने और इदारे बनाए हुए हैं, अब ये उनका काम है कि इनको जो है ना पकड़ें और इन डील्स के ऊपर, इवन के जब जहाज खरीदे जाते हैं पीआईए के या दूसरे मुल्कों में जो खरीदे जाते हैं, और जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये तेल का, एग्जैक्टली। मैं आपको एनर्जी का बताता हूँ ना, जी। तेल का आपका जो इंपोर्ट होता है, जो आपका ये एलएनजी इंपोर्ट होती है, ये सारे के सारे एलएनजी तेल पे और आपके इंपोर्टेड कोल पे क्यों आपके पावर प्लांट्स जो है डिजाइन किए गए हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। जब ये इंपोर्ट होते हैं तो इन पे किकबैक्स दिए जाते हैं। राइट। और ये आप किकबैक्स अगर बंद कर दें और आप विंड पे और सोलर पे और बायोमास पे और वेस्ट टू एनर्जी बनाने शुरू कर दें, तो आपकी इंपोर्ट खत्म होती है, तो लोगों एग्जैक्टली के सर। अरबों रुपए के जो किकबैक्स बनते हैं वो मारे जाते हैं, इसलिए ये इसको डेवलप नहीं होने देते। बिल्कुल और जो सर। दो बिल्कुल डिपार्टमेंट बनाए गए थे, एक पीक्रेट था और एक अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड था, जिनका काम था कि ये इस तरह के अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करें, जी। वो इस हुकूमत ने दोनों को खत्म कर दिया। एक को कहते हैं मर्ज कर दिया पीपीआईबी में, एक को मर्ज कर दिया किसी और डिपार्टमेंट में। ठीक। और इंडिया में पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है रिन्यूएबल एनर्जी की, और पाकिस्तान में एक डिपार्टमेंट था, उसको भी इन्होंने खत्म करके उसके सर ताल्लुक दिया। तो अफसोस के साथ, लेकिन हमारा शायद पहले ज़मानों में कोई मुकाबला हुआ करता था हिंदुस्तान के साथ, अब मुकाबला नहीं है सर। वो एक अलग से ऐसा मुल्क बन गया कि वहाँ पे वो कंपैरिज़न हमारा उनसे अब बिल्कुल नहीं बनता। हम अपना कंपैरिज़न उसकी अफ़गानिस्तान के उसकी साथ एक कर वजह लें। भी हाँ है जी। जी, एक बड़ी वजह है। जी। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो बिजनेसमैन है ना, कम से कम वो ये नहीं कहता, ये बड़ी पुरानी मिसाल है कि एक जगह जी। एक हिंदू और एक मुसलमान जो है वो एक रेड़ा लेकर खड़े हुए थे जी। प्री पार्टीशन पहले। जी। जी। तो वो जो है कहते हैं कि मुसलमान ये कहता था मैं जो है 10 रुपए का फेरा लगाऊंगा, जी। और वो जो हिंदू है वो कहता था मैं 5 रुपए का लगाऊंगा। तो जी। हिंदू शाम तक जो है 10 फेरे लगा के 50 रुपए जेब में डालकर ले गया, और मुसलमान खड़ा रहा सारा दिन अपने 10 रुपए का वो फेरा लगाने पर। सर ये असल यही का चीज हमारा ये बिजनेसमैन अभी माइंड तक कर रहा ये माइंड सेट है। ये बहुत बड़ी चीज है। बहुत जबरदस्त बात आपने की। यकीनन उनको पता है कि हमने बिजनेस लेना कैसे और बिजनेस करना कैसे और माल कैसे डिलीवर करना है। दूसरा ये है कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना। बेसिकली हमारे सर मर्दान के अंदर कुछ हिंदू कम्युनिटी के लोगों का बिजनेस है और काफी बड़ा फ्लैरिश मतलब करता है उनका बिजनेस, बड़ा जबरदस्त किस्म का। यकीन करें कि एक वहां पे मिल्क शॉप है उनकी, और शायद वो कहते हैं कि मतलब मर्दान डिवीजन है, शायद ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में सबको मिला के इतना किसी का बिजनेस होता हो जितना उस आदमी का अकेले होता है, और वो जिससे भी दूध उठाता है। उनकी पहली शर्त ये होती है कि एक चीज की मिलावट में नहीं मानता, पैसे मैं सबसे अच्छे देता हूं। उसके पास वो सुबह शॉप खोलते हैं 11 बजे, उसके पास न दूध होता है न दही होता है। वजह क्या है कि वो क्वालिटी दे रहा है। बाकी लोग पूरा दिन सुबह दुकान खोलते हैं, रात तक बैठे होते हैं। सर ये चीजें हमें सीखनी चाहिए। जो अच्छी चीजें किसी की भी हैं हमें उनसे लर्न करना चाहिए, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो या अफगानिस्तान हो या कोई दुनिया का और मुल्क हो या कोई और कौम हो। अगर हम ये लर्न करेंगे तो मेरे ख्याल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। वरना इसी तरह मैं, आप और हम जैसे और बहुत सारे लोग ये मसाइल डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन असल कोई उसका सोल्यूशन नहीं होगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच है। व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर। थैंक यू। थैंक यू सर।